चैप्टर 12 बेटा हम लोग पढ़ रहे हैं साइंस का, जिसके अंदर जो है हम लोगों ने जो वन जो या हम बोले कि पादप जो हैं उनकी सुरक्षा के क्या क्या हम उपाय कर सकते हैं उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा। अब जो वन्य जीव जो होते हैं, वन्य जीव किसे कहते हैं कि वो सारे जंतु जो कहाँ रहते हैं, अपने प्राकृतिक आवास में रहते हैं। जंतुओं का प्राकृतिक आवास क्या है? शेर, चीते का प्राकृतिक आवास क्या है? जंगल, है ना। तो वन्य जीव से क्या मतलब है कि जो भी जीव जंतु है जो अपने प्राकृतिक आवास में रहते हैं या उनका क्या करना, संरक्षण करना, उनको बचाना, क्या कहलाता है? वन्य जीव संरक्षण कहलाता है। ठीक है, वे सभी जीव जो अपने प्राकृतिक आवास में निवास करते हैं, हाथी, शेर, चाहे हम पेड़ पौधे भी ले ले, वो भी वन्य जीव के अंदर ही आएंगे, क्योंकि अधिकतर पेड़ पौधे कहाँ, जंगलों में ही लगे हुए हैं, जंगल उसी से बने हुए हैं। ठीक है, तो वन्य जीव जो है उनको बचाना क्या कहलाएगा? वन्य जीव संरक्षण कहलाएगा। ठीक है, अब है वन्य जीव के विलुप्त होने के कारण क्या है? सीधे सीधे आपको क्या किया जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है। तो दो कारण बनते हैं, प्राकृतिक कारण भी होता है और मानवीय कारण होता है। यानी वन्य जीव का जो आवास है ना, ये वन्य जीव का जो वन्य जीव जो है, जीव जंतु जो नष्ट हो रहे हैं, उसके कारणों में दो कारण आते हैं, एक तो प्राकृतिक आता है और एक मानवीय। प्रकृति कैसे जीवों को नष्ट करती है? प्रकृति क्या होती है, आप लोगों ने देखा होगा, भूकंप आती है ना, दावा नल, गर्मी के अंदर आग लग जाती है ना, जिसे हम दावा नल कहते हैं जंगल के अंदर, है ना। तो ये जो क्रियाएं होती है, ज्वालामुखी का फटना, भूकंप का आना, बाढ़ का आना, ये सब क्या है? प्राकृतिक परिघटनाएं हैं ना, प्राकृतिक आपदाएं। तो प्राकृतिक आपदाओं के आने की वजह से क्या हो जाते हैं, जो जंगल है यानी कि जो वन्य जीव है उनका प्राकृतिक आवास नष्ट हो जाता है। तो वो, अगर आपका आवास ही नष्ट हो गया है तो जो जंतु है वो क्या रहेंगे? जिंदा रहेंगे क्या? नहीं, जंतु भी क्या हो जाते हैं? मर जाते हैं। तो प्राकृतिक एक कारण हो गया। फिर आता है मानवीय कारण। मानवीय कारण कौन से है? मानवीय कारण में देखो, सबसे पहला होता है आवास का नष्ट होना। प्राकृतिक आवास का नष्ट होने का मतलब है कि जो जीव जंतु है ना, उसमें क्या हो रहा है, उनका जो जंगल है उसको क्या किया जा रहा है? नष्ट कर रहे हैं। कौन कर रहा है? मनुष्य कर रहा है। इसलिए इसे क्या बोला है? मानवीय कारण बोला है। तो आवास नष्ट होना। और मनुष्य कैसे कैसे जंगलों को नष्ट कर रहा है? देखो, जनसंख्या वृद्धि, हम लोगों की क्या हो रही है? जनसंख्या निरंतर भारत की क्या होती जा रही है, या समस्त विश्व की जनसंख्या जो है वो क्या होती जा रही है? बढ़ रही है, जिसके कारण मानव की जो आवश्यकताएं हैं, जैसे कि रहने के लिए जगह चाहिए, खेती करने के लिए खेत चाहिए, तो ये आवश्यकताएं क्या हो गई है? मनुष्य की बढ़ गई है। ठीक है, तो इस वजह से उद्योग लगाने के लिए जमीन चाहिए, तो हम लोग क्या कर रहे हैं? जंगलों को काट रहे हैं, वहां पे कृषि भूमि बना रहे हैं, उद्योग लगा रहे हैं। तो इसीलिए क्या हो रहा है? प्राकृतिक आवास जो है वो जानवरों का नष्ट हो रहा है। दूसरा है वृहद जल परियोजना। भांगड़ा नांगल जो परियोजना, टिहरी बांध परियोजना, ये बहुत बड़ी जो जल परियोजना है जो बनाई गई है बिजली उत्पादन के लिए, और या जो सिंचाई के लिए, पानी देने के लिए, और लोगों को पानी पहुंचाने के लिए, पीने योग्य जल पहुंचाने के लिए ये जो परियोजनाएं बनाई गई हैं, है ना, जो बांध बनाए जाते हैं। तो वहां पर बांध को बनाने के लिए, क्योंकि अगर आप देखते हो तो बांध जो है बहुत बड़े लार्ज एरिया के अंदर उस पानी को क्या किया जाता है? इकट्ठा किया जाता है बांधों के अंदर। तो वो जो एरिया है वो कहाँ से आ रहा है? जंगलों को नष्ट करके बनाया जा रहा है, इस वजह से। फिर है जंगल में खनन कार्य होता है, मतलब खुदाई होती है। किसके लिए? जैसे कि जो हम लोग देखते हैं, मकराना साइड चले जाओ, यहाँ पर क्या किया जाता है? ग्रेनाइट यानी जो मार्बल की जो पत्थर होते हैं उनको प्राप्त करने के लिए क्या की जाती है? खुदाई की जाती है। सोना चांदी प्राप्त करने के लिए कोयला की खदानें होती हैं, है ना। यानी जो खदान है वो बनाई जाती है, नीचे से जमीन को खोदा जाता है। तो उससे क्या हो रहा है? प्रदूषण फैल रहा है। तो उससे भी जंगल क्या होते जा रहे हैं? नष्ट होते जा रहे हैं। फिर आता है समुद्रों, जो समुद्र जो जीव होते हैं वो भी क्या हो रहे हैं? मर रहे हैं। तो कैसे मर रहे हैं? समुद्र मछलियां, जो टैंकर होते हैं समुद्र के अंदर, जो गहरा समुद्र होता है उसके अंदर खुदाई करके जो तेल होता है वो निकाला जाता है। अब वहां जैसे ये समुद्र है, ठीक है, तो यहाँ बीचों बीच खुदाई करी और तेल निकाला, तो इसको क्या किया जाता है? जहाज होते हैं बड़े बड़े जिनमें टैंकर लगे होते हैं, तो इन टैंकरों में इसको क्या किया जाता है? तेल को भरा जाता है, और फिर जो है वो बंदरगाह पर क्या किया जाता है? लाया जाता है ना। तो अगर मान लो इस टैंक के अंदर लीकेज हो, है ना, जहाज में लीकेज हो, तो तेल कहाँ आएगा? इस समुद्र के अंदर आएगा। समुद्र के ऊपर तेल जो है
वो बिछ जाएगा। क्यों? क्योंकि परत बन जाएगी, क्योंकि तेल जो है वो मिक्स नहीं होता, घुलनशील नहीं होता जल के अंदर। तो तेल जो होता है वो समुद्र के ऊपर एक परत बना लेगा, जिसकी वजह से ऑक्सीजन अंदर नहीं जा पाएगी और मछलियां वगैरह सांस नहीं ले पाएगी और मर जाएगी। आ गई बात समझ में? तो इस वजह से भी एक होता है तेल रिसाव के कारण जो समुद्री जीव जंतु है वो मर रहे हैं। ग्रीन हाउस प्रभाव, ठीक है, ग्रीन हाउस प्रभाव में क्या होता है बेटा, जो हानिकारक गैसेस हैं वो चारों ओर पृथ्वी की क्या बना लेती है, एक आवरण बना लेती है ना, जैसे कि CO2 हो गई, है ना, मेथेन हो गई, CH4, ये हानिकारक जो गैसेस होती है ये पृथ्वी के चारों ओर क्या बना लेती है, आवरण बना लेती है। सूर्य की किरणें अंदर तो आ जाती है इस परत से, लेकिन बाहर नहीं जा पाती, जिसकी वजह से पृथ्वी का टेम्परेचर क्या होता जा रहा है, कंटिन्यू बढ़ता जा रहा है ना। तो उससे क्या हो रहा है, तापमान के बढ़ने से जितने भी ये जो ग्लेशियर है, जो पर्वत है बर्फ के, वो क्या हो रहे हैं, गल रहे हैं, और उससे क्या हो रहा है, सारा पानी कहाँ भरता जा रहा है, समुद्रों में, जिससे धरातल क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। तो इसकी वजह से भी जीव जंतु पानी के अंदर क्या हो रहे हैं, डूब रहे हैं। ठीक है, तो ये कारण हो गए सब किसके, आवास यानी जंगल के नष्ट होने के। इसकी जंगल का नष्ट होना यानी प्राकृतिक आवास का नष्ट होना, इसकी वजह से भी जीव जंतु क्या हो रहे हैं, नष्ट हो रहे हैं। फिर आता है अवैध शिकार किया जा रहा है, जीव जंतुओं को हंटिंग की जा रही है, जैसे कि हाथी दांत होता है, हाथी दांत के क्या बनते हैं, बहुत सारे आभूषण बनते हैं जो काफी महंगे होते हैं। हाथी दांत के चूड़े पहनते भी है ना हमारी कम्युनिटी में, राजस्थान की में, तो काफी महंगी जो है ये चीजें बिकती है। शेर की खाल जो है वो कस्तूरी मृग जो होता है उसकी जो पीयूष ग्रंथि होती है वो क्या करती है, कुछ विशेष पदार्थ के जो सुगंध है वो प्रदान करती है, तो उससे दवाइयां बनाई जाती है। तो इसलिए कस्तूरी जो हिरण है जो कश्मीर साइड में मिलता है उसको मारा जाता है, शिकार किया जाता है। तो इससे जीव जंतु क्या हो रहे हैं, नष्ट आ रहे हैं, मतलब दोहन कर रहा है इंसान अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, अपने लालच की वजह से। फिर प्रदूषण है, प्रदूषण की वजह से जो जल चक्र है वो बिगड़ गए हैं। अम्लीय वर्षा होती है, अम्लीय वर्षा में क्या होता है, कौन से अम्ल होते हैं, H2SO4 होता है और HNO3 नाइट्रिक अम्ल होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो बारिश का जो पानी होता है उसमें काफी मात्रा में अम्ल आ जाते हैं। इस अम्ल की वजह से क्या होता है, जो मछलियां वगैरह है ये मर जाती है। तो प्रदूषण की वजह से भी जीव जंतु क्या हो रहे हैं, नष्ट हो रहे हैं। फिर मानव व वन्य जीवों में संघर्ष चल रहा है। हम लोग क्या कर रहे हैं, प्राकृतिक आवास किसका है, जंगल, चीते का है ना। अब चीता जो है उसका आवास तो आप नष्ट कर रहे हो, ठीक है, धीरे धीरे आप क्या कर रहे हो, कृषि भूमि प्राप्त करने के लिए, उद्योग लगाने के लिए जंगलों को काट रहे हो। तो बेचारे जिसका वो घर है वो कहाँ जाएगा, है ना। तो चीता जो है, आप लोग आए दिन सुनते हो कि उस गांव के अंदर पैंथर घुस गया, उस गांव में चीता घुस गया, है ना। तो ये उसका रीजन क्या है कि हम क्या कर रहे हैं, जंगलों को नष्ट कर रहे हैं। तो अब वो जो चीता है और वहां पर क्या किया, जैसे हिरण वगैरह को हम लोग मार देते हैं, तो उनको जो चीता है उनको क्या है, चीता हो गया, पैंथर हो गया, उनको जंगलों के अंदर भोजन नहीं मिलता। तो उसकी खोज में वो कहाँ आएंगे, फिर गांवों के अंदर घुसते हैं और फिर हम उनको क्या कर देते हैं, डर से क्या कर देते हैं, मार देते हैं ना। तो एक संघर्ष चल रहा है अपने आप को जीवित रखने के लिए। जो चीता होता है वो अगर जंगल में रहा, खाना नहीं मिला, तो वो वैसे ही मर जाएगा, ठीक है। इसलिए वो नहीं मरे भूख के कारण, इसलिए वो कहाँ आया, गाँव में आया, ठीक है। और हम ये देखते हैं कि ये तो शिकारी है ना, ये क्या करेगा, हम इसके पास गए तो हमें खा जाएगा, तो ये सोचकर हम उसको मार देते हैं। तो आपस में क्या चल रहा है, मनुष्यों के अंदर और जीवों के अंदर संघर्ष चल रहा है। तो इस वजह से भी वन्य जीव क्या होते जा रहे हैं, क्योंकि मनुष्यों के पास टेक्नोलॉजी ज्यादा है, बेचारे चीते के पास कौन सा गन है ना। हम तो दूर से दिखा, हमने गन से उसको क्या कर दिया, शूट कर दिया, लेकिन चीते के पास कोई गन है क्या, हमें देख के शूट कर देगा, नहीं। तो हमारे अंदर क्योंकि हम टेक्नोलॉजी वाले हैं, तो हमारे अंदर ज्यादा कैपेबिलिटी है उसको मारने की, तो इसीलिए वन्य जीवों को हम क्या कर रहे हैं, नष्ट कर रहे हैं। तो ये कुछ कारण है जिससे वन्य जीव क्या हो रहे हैं, नष्ट हो रहे हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, जो मैंने आपको नोट्स में दिया भी है, कि वन्य जीवों के संरक्षण के लिए उठाए गए कदमों पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो कौन कौन से कदम जो है वो उठाए गए हैं सरकार के द्वारा। तो भारत सरकार के द्वारा, पहला पॉइंट मैंने लिखा है कि भारत सरकार के द्वारा वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए कौन कदमों में पहला कदम उठाया गया। सन 1952 से 1972 तक राष्ट्रीय वन नीति लागू की गई। कौन सी, राष्ट्रीय वन नीति बनाई गई थी सुरक्षा के लिए, है ना। इसके अंदर कुछ रूल्स और रेगुलेशन बनाए। ये कब से कब तक चालू थी, 1952 से लगाकर 1972 तक, ठीक है।
फिर उसके बाद इसके अंदर कुछ चेंजेस लाने की जरूरत पड़ी। इसने जो नियम कानून बनाए थे वो नियम कानून जो है वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए इनफ नहीं थे, है ना। तो फिर उन्होंने क्या किया, 1972 है उसके अंदर वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए क्या किया गया, नई जो है वन्य जीवन सुरक्षा अधिनियम लागू किया गया। वन्य जीवन सुरक्षा अधिनियम लागू किया गया, ठीक है। कुछ नए रूल्स और रेगुलेशन बनाए गए, कब हुआ, 1972 के अंदर, ठीक है। तो ये चीज हो गई, ये तो हुई राष्ट्रीय स्तर पर, है ना, भारत सरकार के द्वारा। फिर क्योंकि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी जरूरत है, तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर IUCN की स्थापना की गई, ठीक है। बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, 1 नंबर का क्वेश्चन है, यहां से पूछा जाता है कि IUCN जो है उसकी फुल फॉर्म बताइए। तो 1948 के अंदर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर IUCN की स्थापना की गई थी। इसकी फुल फॉर्म है, बुक के अंदर थोड़ा गलत दी हुई है बेटा। IUCN की स्थापना की गई वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए, है ना। इंटरनेशनल, आई का मतलब यूनियन फॉर यू फॉर कंजर्वेशन, एफ नहीं है यहाँ पे, ध्यान रखना, कंजर्वेशन, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेस, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ हिंदी में कहते हैं, क्या, अंतरराष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ की स्थापना की गई कई देशों ने मिलकर, ठीक है। इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर दे रखा है, लेकिन साथ में आपको नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेस ये भी जोड़ना है, ठीक ठीक। तो ये इसकी क्या है, फुल फॉर्म है। तो ये इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेस, ये आपके फिर एक और चैप्टर पढ़ेंगे हम लोग 19वां, उसके अंदर वापस काम में आने वाला है ना। तो ये इसीलिए इंपॉर्टेंट है ये कि ये फुल फॉर्म वहां पर भी काम आएगी, इसलिए ये पूछी भी जाती है। तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर IUCN की स्थापना की गई है ना 1952 से 1972 में राष्ट्रीय स्तर पर वन नीति लागू थी। फिर उसमें कुछ कानून बदल कर क्या किया गया, 1972 में वन्य जीवन सुरक्षा अधिनियम लागू किया गया, और अंतरराष्ट्रीय स्तर पे 1948 के अंदर इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज जो है वो यानी IUCN की स्थापना की गई है ना विश्व लेवल पर। अब इस IUCN ने जब बन गई है, सारे देश एकजुट हुए हैं, तो कुछ तो करेगी। तो IUCN जो है ना, उसने एक बुक प्रकाशित करी जिसका नाम था लाल आंकड़ा किताब, ठीक है, या रेड डाटा बुक। IUCN के द्वारा एक बुक प्रकाशित की गई, किताब लिखी गई, ठीक है। इसका नाम था रेड डाटा बुक यानी लाल आंकड़ा किताब। इसने क्या किया, जो विलुप्त होने वाली जितनी भी प्रजातियां हैं, कि कौन सी जो है प्रजाति विलुप्त हो चुकी है, मतलब अब वो है ही नहीं, है ना, यानी पूरे संपूर्ण विश्व में अब उसका कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है, उनके बारे में बताया। प्लस कौन सी जो अगर ऐसी प्रजातियां जीवों का ऐसा समूह जिसके ऊपर अगर हमने ध्यान नहीं दिया तो आने वाले समय में वो भी क्या होगी, विलुप्त हो जाएगी। जैसे डायनासोर है, डायनासोर कहीं पे भी दिखता है क्या अभी हमें, हम उनके बारे में क्या करते हैं, अवशेष मिट्टी से उनके कंकाल निकलते हैं तो हमें पता चलता है कि डायनासोर कुछ था, है ना। तो डायनासोर कभी पहले किसी टाइम पे क्या था, एग्जिस्ट करता था, यहाँ पर पृथ्वी पर था, तो उसे हमने कहा विलुप्त। और जैसे कि चीता, सरकार बहुत सारी जो टाइगर प्रोजेक्ट चलाया है चीतों को बचाने के लिए, क्यों, क्योंकि अगर हमने उस पर ध्यान नहीं दिया तो आने वाले टाइम में हम चीता के बारे में कैसे पढ़ेंगे, जैसे हम डायनासोर के बारे में पढ़ते हैं कि हाँ डायनासोर ऐसा था, तो वैसे चीते के बारे में भी हम पढ़ेंगे कि हाँ चीता ऐसा था, है ना। तो इसीलिए जो विलुप्त हो चुकी है प्रजातियां उनके बारे में, और जो संकटग्रस्त है यानी जो आने वाले समय पे अगर जिनमें हम ध्यान नहीं देंगे तो आने वाले समय में भी वो भी क्या हो जाएंगे, विलुप्त हो जाएंगे। तो ऐसे जीवों के बारे में
उन्होंने क्या किया, बताया है। देखो इसके बाद हम लोगों ने देखा था कि IUCN के द्वारा एक बुक प्रकाशित की गई जिसका नाम था लाल आंकड़ा किताब या रेड डाटा बुक, है ना। रेड डाटा बुक के अंदर क्या किया, जो प्रजातियां हैं जितनी भी जीवों की, है ना, वन्य जीव जंतु हैं, उनको 5 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। कौन सी 5 कैटेगरी? पहली है विलुप्त प्रजाति, दूसरी संकटग्रस्त प्रजाति, तीसरी अति संवेदनशील, चौथी दुर्लभ और पांचवी जो है अपर्याप्त, है ना। अपर्याप्त ज्ञात से जो प्रजाति होती है वो। सबसे पहले आते हैं विलुप्त। विलुप्त यानी ज्ञात, डेड, ठीक है, यानी जिनकी अब क्या हो चुकी है, डेथ हो चुकी है, वो है ही नहीं, उनका एक भी जो जीव है वो यहाँ पर है ही नहीं, धरती पर इनका कोई भी एग्जिस्टेंस नहीं है, ठीक है। उदाहरण के लिए डायनासोर और डोडो। याद रखने का तरीका, विलुप्त यानी खत्म हो गई है, यानी डेड, जिनकी डेथ हो चुकी है, डेड हो चुकी है। ड से डेड, ड से डायनासोर, ड से डोडो, ठीक है। तो सब में ड ड ड आ रहा है ना। तो जो विलुप्त हो चुकी है, जो नष्ट हो सकती है, तो डोडो पक्षी और डायनासोर जो है वो विलुप्त प्रजाति है। फिर उसके बाद संकटग्रस्त, ऐसे जीव जंतु जिनकी संख्या बहुत कम है ना, और अगर उन पे ध्यान नहीं दिया तो आने वाले टाइम में वो क्या हो जाएगी, विलुप्त हो जाएगी। तो उन्हें क्या कहा, संकटग्रस्त, जैसे कि चीता, बाघ और बघेरा, ठीक है। फिर है अति संवेदनशील, ऐसे जीव जंतु जो क्या है, जिनकी संख्या बहुत ज्यादा तेजी से कम होती जा रही है, तो वो अति संवेदनशील हो जाएंगे ना, जिनकी संख्या तेजी से कम होती जा रही है। उदाहरण के लिए याक, लाल पांडा और नीलगिरी जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं उनमें पाया जाने वाला लंगूर। तो नीलगिरी लंगूर जो है, याक है, और लाल पांडा जो है वो क्या होता जा रहा है, धीरे धीरे संख्या से तेजी से क्या हो रही है, इनकी संख्या कम हो रही है, ठीक। फिर है दुर्लभ। दुर्लभ ऐसी प्रजातियां जो एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में, यानी हर कहीं नहीं मिलती, एक पर्टिकुलर एरिया में ही मिलती है, छोटे से एरिया के अंदर, जैसे कि गेंडा और लाल भेड़िया, ठीक है। इसको तो आप याद कर सकते हो। दुर्लभ सीमित, दुर्लभ जो प्रजातियां होती है वो सीमित भौगोलिक क्षेत्र में मिलती है, तो सीमित क्षेत्र में पाई जाती है, जैसे कि लाल भेड़िया, यानी एरिया तो किसका होता है, डायलॉग होता है ना मूवी का, एरिया तो किसका होता है, भेड़ियों का होता है, शेर तो पूरे जंगल पे राज करता है ना। तो वो ये कि लाल भेड़िया जो है वो सीमित क्षेत्र में मिल रहा है, जो सीमित क्षेत्र में मिल रहा है वो दुर्लभ, ठीक है। फिर उसके बाद आता है अपर्याप्त रूप से ज्ञात, यानी जिनके बारे में अभी हम लोगों ने खोज की ही नहीं है। तो इन 5 कैटेगरी के अंदर क्या किया, IUCN ने जो समस्त जीव जंतु है उनको क्या किया है, डिवाइड किया है, ठीक है। उसके बाद आता है नेक्स्ट कि वन्य जीव के संरक्षण की दृष्टि से कुछ सुरक्षित क्षेत्र स्थापित किए गए हैं। इनमें कौन कौन से क्षेत्र हैं, यानी क्वेश्चन आ जाता है कि भारत सरकार ने वन्य जीवों को सुरक्षित रखने के लिए कौन कौन से संरक्षित क्षेत्र बनाने की घोषणा की है। तो इसके अंदर आप लोग नाम सुनते होंगे, नेशनल पार्क का, है ना, तो बायोस्फीयर रिजर्व का। तो जो संरक्षित क्षेत्र घोषित किए गए वो कौन कौन से हैं, एक तो है राष्ट्रीय उद्यान, फिर है अभ्यारण्य, और फिर है जीव मंडल निचय। राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। दूसरा आपका आता है जो जंगल होते हैं, यानी जो अभ्यारण्य होते हैं वो, अभ्यारण्य हो गया। अभ्यारण्य के बाद आपके आ जाएंगे क्या चीज, जीव मंडल निचय, या इन्हें बोला जाता है बायोस्फीयर, बायोस्फीयर रिजर्व। ये है आपके नेशनल पार्क, ठीक है। तो ये क्या बचा, सेंचुरीज। सेंचुरी जो होती है वो अभ्यारण्य कहलाती है। तो वन बाय वन हम लोग देखते हैं क्या क्या विशेषता होती है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, यानी ये सीमित क्षेत्र बनाए हैं किसके संरक्षण के लिए, गवर्नमेंट ने वन्य जीवों, जीवों में कौन आ जाएंगे, पादप भी आ जाएंगे और जंतु भी आ जाएंगे, ठीक है। तो पादप और जंतुओं की सुरक्षा के लिए कुछ सीमित क्षेत्र घोषित कर दिए सरकार ने कि वहां पर आप कुछ नहीं कर सकते हो, है ना। तो वो होते हैं राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य और जीव मंडल निचय। तो ये 3 सीमित क्षेत्र बनाए हैं
जिनको क्या किया जाता है, जिनके अंदर जीवों को क्या किया जाता है, सुरक्षित किया जाता है। तो सबसे पहला आता है बेटा राष्ट्रीय उद्यान। राष्ट्रीय उद्यान में क्या क्या विशेषताएं होती है, तो देखो आपकी बुक अगर मैं देखती हूँ तो बुक के अंदर अगर आप लाइंस देखते हो तो बुक में पहला पॉइंट दिया गया है कि राष्ट्रीय उद्यान वे प्राकृतिक क्षेत्र है जहां पर पर्यावरण के साथ साथ वन्य जीवों एवं प्राकृतिक अवशेषों का क्या किया जाता है, संरक्षण किया जाता है। यानी अगर डेफिनेशन आती है राष्ट्रीय उद्यान की, तो राष्ट्रीय उद्यान वो सीमित क्षेत्र है जहां पर पर्यावरण के साथ साथ यानी पूरे वातावरण को, ठीक है, वन्य जीवों को और प्राकृतिक अवशेष यानी जो जीवों के अवशेष बच गए हैं उन तीनों को सुरक्षित किया जाता है। किसको, पर्यावरण को, वन्य जीवों को, प्लस जो प्राकृतिक अवशेष यानी थोड़े बहुत जो चीजें पहले बहुत सारी काफी मात्रा में थी लेकिन अब उनकी मात्रा क्या हो गई, सीमित हो गई। तो ऐसे पर्यावरण जो वस्तुएं होती हैं वो अवशेष होती हैं, मरे हुए जीव जंतुओं के अवशेष होते हैं, ठीक है। तो ये सारे जो अवशेष होते हैं उनको सुरक्षित करने के लिए ये सीमित क्षेत्र भारत सरकार ने क्या किए, घोषित किए गए। अब इनमें क्या होता है, इनमें पालतू पशुओं की चराई पर प्रतिबंध होता है। यानी यहाँ पर क्योंकि ये उद्यान है तो ज्यादा जो अगर हम लोग देखेंगे तो फोकस किसके ऊपर होगा, जो पौधे होते हैं उनको बचाने के लिए। उद्यान में क्या लगे रहते हैं, पौधे ही लगे रहते हैं ना, तो यहाँ पर पौधों को बचाने के लिए विशेष ध्यान दिया जाता है। तो यहाँ पर जो पशु चराई होती है उस पर क्या है, प्रतिबंध है, प्रतिबंध कर रखा है। मतलब क्या कर रखी है, रोक लगा रखी है। पशु चराई पर पूरी तरह से क्या लगा रखी है, रोक लगा रखी है। आगे बात समझ में। फिर उसके बाद है राष्ट्रीय पार्क का कुछ भाग पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देने हेतु क्या किया जाता है, दिया जाता है। मतलब वहां पर कुछ एरियाज में क्या किया जाता है, होटल्स वगैरह बनाने की क्या कर दी जाती है, परमिशन दे दी जाती है। आगे बात समझ में। इनका जो नियंत्रण होता है यानी राष्ट्रीय उद्यान का नियंत्रण, प्रबंधन एवं जितनी भी नीति होती है वो केंद्र सरकार के कंट्रोल में होती है। मतलब इसके लिए जितने भी रूल्स बनाए जाएंगे, अगर यहाँ पर किसी चीज के खर्चे की जरूरत होगी तो यहाँ पर राज्य सरकार नहीं देगी। कौन खर्चा देगा, केंद्र सरकार के कंट्रोल में होता है ये पूरा सब कुछ। आगे बात समझ में। अब जैसे उदाहरण दे रखा है कि कांजीरंगा जो नेशनल पार्क है वो कहाँ पर है, असम के अंदर है। फिर है गिर जो राष्ट्रीय उद्यान है वो गुजरात में। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है वो कहाँ है, सवाई माधोपुर के अंदर। केवला देवी उद्यान भरतपुर में, ठीक है, जो है। और राजस्थान के सवाई माधोपुर में रणथंभौर है ना। तो इस तरह से अलग अलग जो राज्य हैं उनमें अलग अलग राष्ट्रीय उद्यान क्या किए गए हैं, बनाए गए हैं। फिर आता है वन्य जीव अभ्यारण्य। नेक्स्ट जो है चार्ट दिया गया है बेटा राष्ट्रीय उद्यान का, ये देखो आपकी बुक के अंदर। ये वैसे मैं याद करवा देती हूँ तो मैं करवा दूंगी आपको रिवीजन के समय याद। ये जो चार्ट दिया हुआ ना आपकी बुक में, यहाँ पर राष्ट्रीय उद्यान का नाम कांजीरंगा दे रखा है असम के अंदर। फिर ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश में, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में, सुंदरबन का उद्यान पश्चिम बंगाल में। फिर रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान सवाई माधोपुर राजस्थान में, केवलादेव उद्यान भरतपुर राजस्थान के अंदर। तो ये सारे उदाहरण आपके क्या किए गए हैं, बुक के अंदर दिए गए हैं। फिर आती है बात किसकी, अभ्यारण्य की। तो अभ्यारण्य वे संरक्षित क्षेत्र में इनमें क्या किया जाता है, वन्य जो जीव होते हैं उनके शिकार पर क्या किया जाता है, पूरी तरह से क्या की गई है, रोक लगा दी गई है। तो यहाँ पर हम लोग अब पढ़ेंगे वन्य जो जीव अभ्यारण्य होते हैं वो, और उसके बाद बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में। इसके बाद देखो बेटा सीमित क्षेत्रों में दो अब हमारे बचते हैं, एक तो अभ्यारण्य होता है और दूसरा जीवमंडल नीचे जिसे बायोस्फीयर रिजर्व कहा जाता है। तो अभ्यारण्य है, ठीक है, तो किसको, जीव जंतु जो होते हैं, एनिमल्स होते हैं, उनकी सेफ्टी के लिए बनाया जाता है। उद्यान किसके लिए बना रहे थे, पादप के लिए, है ना। तो यहाँ पर जो मेन फोकस होता है वो एनिमल्स को बचाने के लिए किया जाता है। इस एरिया के अंदर जो है जो मानवीय क्रियाकलाप होते हैं उन पे निषेध होता है, लेकिन आवश्यकता अगर होती है किसी कारण तो परमिशन के साथ कुछ क्रियाओं को करने की क्या होती है, अनुमति होती है। जैसे कि अगर हम पास में देखते हैं हमारे, तो कुंभलगढ़ जो है एक अभ्यारण्य है ना, वन्य जीव अभ्यारण्य। उसके बाद हमारा रणकपुर भी क्या है, वन्य जीव अभ्यारण्य है ना, जवाई जिसको रणकपुर जवाई जो अभ्यारण्य है वो कहा जाता है, ठीक है। इसके अलावा सिरस्का के जो है अभ्यारण्य है वो अलवर में है और हिरण की सुरक्षा के लिए है।
दर्रा जो अभ्यारण्य है वो कोटा के अंदर है। बघेरा की सुरक्षा के लिए ताल छापड़ जो वन्य जीव अभ्यारण्य है वो चूरू में स्थित है और काले हिरण की सुरक्षा के लिए बनाया गया है। सीता माता जो है वो प्रतापगढ़ में है, उड़न गिलेरी के लिए बनाया गया। केला देवी जो है वो करौली के अंदर है और रीछों की सुरक्षा के लिए बनाया गया है। तो ये वन्य जीव अभ्यारण्य होते हैं। फिर आता है जीव मंडल नीचे। ये जो है एरिया, ऐसे एरिया होते हैं जिसको क्या किया है गवर्नमेंट ने बनाया है और शांत एरिया बनाया है ताकि वैज्ञानिक वहां पर जीव जंतुओं के बारे में क्या कर सके, रिसर्च कर सके। जीव मंडल जो नीचे होते हैं, बायोस्फीयर रिजर्व जो होते हैं वो गवर्नमेंट ने घोषित किए हैं, लेकिन यहाँ पर जीव जंतु और जो प्लांट्स हैं वो बहुत ज्यादा मात्रा में उपस्थित है। लेकिन ये एरिया इसलिए रिजर्व कर रखे हैं, उनका मेन पर्पस है कि जो वैज्ञानिक है वो शांत वातावरण में क्या कर सके, रिसर्च कर सके। तो इसे हम बायोस्फीयर रिजर्व कहते हैं। इसके 3 एरिया होते हैं बेटा। सबसे पहले ट्रांजिशन एरिया, फिर आती है बफर जोन और फिर अंदर होती है कोर जोन। तीनों में क्या अंतर है? सबसे पहले ट्रांजिशन जोन। ट्रांजिशन जोन के अंदर मैंने लिखा है टीटी यानी टूरिज्म। टूरिज्म यानी यहाँ पर घूमने फिरने के लिए लोग आ सकते हैं। तो इस टी यानी ट्रांजिशन एरिया के अंदर लोग घूमने फिरने आ सकते हैं, प्लस जो मनुष्य है वो यहाँ पर होटल्स वगैरह क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। फिर बफर जोन आती है। बफर जोन के अंदर क्या कर सकते हैं, वैज्ञानिक रिसर्च, आर मतलब रिसर्च मतलब खोजे करते हैं। टूरिज्म भी आते हैं लेकिन परमिशन के साथ आते हैं। और बीच में आती है कोर जोन। कोर जोन में किसी भी व्यक्ति को जाने की परमिशन नहीं होती, बस यहाँ पर क्या होती है, सिर्फ रिसर्च होती है, मतलब वैज्ञानिक अपना अनुसंधान कर सकते हैं। आगे बात समझ में? तो और बफर और ट्रांजिशन एरिया की जो सीमा होती है वहां पर भी होटल्स वगैरह क्या होते हैं, बने होते हैं, मानवीय गतिविधियां होती है। ठीक है, तो ये होते हैं जीवमंडल नीचल। यानी जीवमंडल नीचे को 3 क्षेत्रों में विभेदित किया गया है, बुक में नहीं है, देख लेना। फिर उसके बाद आती है जो अभी करंट 128 देशों में 669 यानी 669 बायोस्फीयर रिजर्व उपस्थित है। भारत का प्रथम जो बायोस्फीयर रिजर्व बना वो 1986 के अंदर नीलगिरी जो है नाम से बना। अब इस उदाहरण दे रखे हैं आपकी बुक में चार्ट में। असम में कांजीरंगा और मानस जो है वो जीवमंडल नीचे है। राजस्थान में थार रेगिस्तान जीवमंडल नीचे है। तो ये आपके हो गए वन्य जीव सुरक्षा। अब हम लोग नेक्स्ट जो टॉपिक पढ़ेंगे वो जल संसाधन संरक्षण है।